तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलनी भी चाहिए, क्योंकि बिना अच्छी तैयारी के बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर लाना बहुत कठिन काम होता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। मैं दुर्गेश सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड वाली क्लास पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। केमिस्ट्री में 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज चौथे लेक्चर की बारी है ना। केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोललता के विषय में पढ़ा था। मोललता के आंकिक प्रश्न हम लोग लगा रहे थे। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग मोललता के कुछ बचे हुए आंकिक प्रश्न लगाएंगे और उसके बाद हम लोग नॉर्मलता के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं और केमिस्ट्री में 95 प्लस मार्क लाना चाहते हैं, 95 से ज़्यादा अंक अगर आप लाना चाहते हैं, तो हमारे सभी वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग मोललता के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद नॉर्मलता को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और उसका भी न्यूमेरिकल आज ही लगाएंगे। ठीक, चलिए। तो मोललता का एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, देखिएगा। आसान सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, कह रहा है 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। और उस दिन हमने ट्रिक बताई थी कि जिसकी मात्रा कम होती है वो स्मॉल डब्लू होता है और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो कैपिटल डब्लू होता है। तो यहाँ स्मॉल डब्लू क्या हो जाएगा, 10 ग्राम, है ना, और कैपिटल डब्लू क्या हो जाएगा, 500 ग्राम। बहुत बच्चे यहाँ पर उनको दिक्कत होती है स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू में। उम्मीद है अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार अब हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि कई बार निकाल चुके हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार बच्चों 40 होता है, याद कर लीजिए। ठीक है, हमको निकालना क्या है, मोललता ज्ञात करनी है, अर्थात स्मॉल m ज्ञात करना है। तो सारी वैल्यू आपके सामने है, रखकर सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए मोललता का फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग। चूँकि यहाँ कैपिटल डब्लू ग्राम में दिया है तो ग्राम वाला फार्मूला यूज करेंगे, और उस दिन ग्राम वाला फार्मूला हमने आपको निकाल के दिखाया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, यही है ना आपका फार्मूला ग्राम वाला, देख लीजिए। m इक्वल टू स्मॉल डब्लू अपान m डैश इंटू कैपिटल डब्लू ग्राम में गुणे 100। अगर कैपिटल डब्लू ग्राम में है तो ये फार्मूला लगाइएगा, कैपिटल डब्लू किलोग्राम में है तो ये फार्मूला लगाइएगा। बहुत सिंपल सा है ना, सिंपल सी बात है, बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, कठिन चीज़ें भी समय के साथ आएंगी, ऐसा नहीं है। और इस तरह से हम पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि कठिन है, लेकिन कठिन रहेगा नहीं। ठीक है, चलिए m इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल डब्लू, है ना। फार्मूला क्या है देख लीजिएगा, m इक्वल टू स्मॉल डब्लू अपान m डैश इंटू कैपिटल डब्लू। ग्राम वाला फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं और गुणे 1000। अरे यहाँ GM हमने लिखा है, आप ग्राम भी लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश देखकर बहुत बच्चों को दिक्कत होने लगती है कि GM क्या है, अरे ग्राम है, 60 में लिखते हैं हम लोग, है ना। स्मॉल डब्लू कितना है, 10 है। m डैश कितना है हमारे पास, 40 है। कैपिटल डब्लू कितना है बच्चों, 500 है, और गुणे क्या है, 1000। ठीक, काट दीजिए, 500 दूनी 1000 हो गया। 2 विषयम 40 होता है। ठीक है, तो क्या आया देखिएगा, m इक्वल टू ऊपर बचा 10 और नीचे क्या है 20। 1 0 कट गया और 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5 मोल प्रति किग्रा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की मोललता कितनी हो जाएगी बच्चों, 0.5 मोल प्रति किग्रा। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोलरता और मोललता के जितने भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सभी हम लगवा चुके हैं। ठीक है, अगर कैपिटल डब्लू ग्राम में होगा तो ग्राम वाला फार्मूला यूज कीजिएगा, किलोग्राम में होगा तो किलोग्राम वाला फार्मूला यूज कीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे बच्चों अपने अगले टॉपिक पर, नॉर्मलता के विषय में पढ़ेंगे आज। देखिए, उस दिन हमने कहा था आपको विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की कई विधियां होती हैं, है ना। विलयन की सांद्रता को हम लोग मोलरता के पदों में व्यक्त करते हैं, मोललता के पदों में व्यक्त करते हैं, नॉर्मलता के पदों में व्यक्त करते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज के पदों में व्यक्त करते हैं। उसके बाद में हम लोग प्रतिशतता के पदों में
विलयन की सांद्रता को 3 तरह से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पद में व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पद में व्यक्त करते हैं, और आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पद में व्यक्त करते हैं, और ppm के पदों में व्यक्त करते हैं। ठीक, तो मोलरता और मोललता हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो तीसरी विधि है, नॉर्मलता के पदों में, आज हम लोग विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए देख लीजिए नॉर्मलता की परिभाषा क्या है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। मात्रक जरूर याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है मात्रक, है ना, मात्रक बहुत पूछता है। तो इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं, है ना। यदि किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो तो उस विलयन की नॉर्मलता 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगी। ठीक, यहाँ ग्राम तुल्यांक मिसप्रिंट हो गया है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, समझ लीजिएगा ना। यदि किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ होगा तो उस विलयन की नॉर्मलता 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगी। ठीक है, तो मोलरता और मोललता में अभी तक हम लोग मोलों की संख्या की बात करते थे, लेकिन नॉर्मलता में अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बदल गया। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम उस विलयन की नॉर्मलता कहेंगे। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें परिभाषा वगैरह मात्रक वगैरह आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए हम लोग फार्मूला बनाना सीखते हैं, है ना। चाहे तो हम सीधा फार्मूला लिख करके और न्यूमेरिकल लगवा सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला बनाना सिखा रहे हैं इसलिए कि ताकि एग्जाम में अगर आप भूल जाएं तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर कुछ याद आ जाए तो आप फार्मूला बना करके और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर ले जाएं, है ना। चलिए नॉर्मलता का हम लोग फार्मूला रेडी करते हैं। देखिएगा नॉर्मलता बराबर क्या होती है ना। नॉर्मलता को हम लोग किससे दर्शाते हैं? N से। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। नॉर्मलता N बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, बटे विलयन का आयतन किस में होगा? लीटर में होगा। तो ये आपका मुख्य फार्मूला हो गया। जैसे अभी तक हम लोग मोलरता और मोललता में देख रहे थे ना, सबसे पहले हम एक मुख्य फार्मूला आपका बनाते थे, लिखते थे, उसके बाद में हम लोग उसको सॉर्ट करके अलग अलग समीकरण बना लेते थे, है ना। तो नॉर्मलता N बराबर क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? हम लोगों को ज्ञात करना है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्योंकि जब तक आप विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं ज्ञात कर लोगे तब तक आप इस फार्मूले को शॉर्ट रूप में नहीं लिख पाओगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार स्मॉल w बटे विलेय का तुल्यांकी भार E। विलेय का तुल्यांकी भार E, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मलता का एक मुख्य फार्मूला लिखा है और उस फार्मूले में हम लोगों ने विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर ली है ना। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है तो वो आपके सामने हमने लिखा है। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार स्मॉल w बटे विलेय का तुल्यांकी भार E। ठीक, अब ये जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या आप निकाल के लाए हो, हाँ,
W/E इसको हम लोग मुख्य फार्मूले में रखेंगे। ठीक है, देखिएगा रखने पर हमको शार्ट फार्मूला मिलेगा। तो नॉर्मलता n बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो है ये होता है W/E। तो हम लोग ऊपर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं W/E। यहाँ पे हमने लिख दिया W/E। और नीचे देखिए विलयन का आयतन किस में है, लीटर में। तो विलयन का आयतन किस में हो गया बच्चों, लीटर में। अब आप जानते हैं E किसके साथ में आ जाता है, V के साथ में। तो एक शार्ट फार्मूला नॉर्मलता का बन गया है ना, n = स्मॉल w अपान E × V लीटर में। ठीक है, या फिर कभी कभी आयतन लीटर में नहीं होता, मिलीलीटर में हो जाता है, तब फार्मूला क्या होगा नॉर्मलता का, n = स्मॉल w अपान E × V मिलीलीटर में हो जाएगा। और जब मिलीलीटर में होगा तो यहाँ 1000 से गुणा हो जाएगा। देखा, हमने आपको शार्ट फार्मूला लिखना सिखा दिया है, उम्मीद है अब आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो नॉर्मलता का यही दो मुख्य फार्मूला है जिससे हम लोग सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहाँ से आया, तो ये जो मुख्य फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है यहीं से आया है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता n बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब सबसे पहले अगर इस फार्मूले को हम शार्ट में लिखना चाहते हैं तो हमको विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी ना। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा, विलेय का भार स्मॉल w बटे विलेय का तुल्यांकी भार E। ठीक, अब विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपने निकाल ली, W/E वो हम लोग यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, W/E। और विलयन का आयतन किस में है, लीटर में। तो हमने आयतन को किस में लिख दिया, बटे आयतन किस में हो गया, लीटर में। n = ऊपर की तरफ हमने लिखा W/E और नीचे की तरफ लिखा आयतन किस में, लीटर में। ठीक, अब आप जानते हैं E किसके साथ में आ गया, E आ गया है आपका V के साथ में। तो एक फार्मूला आपका रेडी हुआ, n = स्मॉल w अपान E × V लीटर में। लेकिन कभी कभी आयतन बच्चों लीटर में नहीं होता, मिलीलीटर में दिया होता है। तो मिलीलीटर वाला फार्मूला क्या होगा, n = स्मॉल w अपान E × V मिलीलीटर में और गुणे 1000। तो हमने फार्मूला बनाना भी आपको सिखा दिया है। अगर आप फार्मूला बनाना नहीं सीखना चाहते हैं तो आप इन दोनों फार्मूलों को हर हाल में रट लीजिएगा। ये पहला फार्मूला लीटर वाला और ये दूसरा फार्मूला आपका मिलीलीटर वाला। क्लियर है, चलिए अब हम लोग नॉर्मलता के कुछ क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और जाननी है आपको। ये दिया है आपका विलेय का तुल्यांकी भार E, ये क्या होता है। हमको विलेय का तुल्यांकी भार भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए जो फार्मूला आप लाए हो यहाँ पे विलेय के तुल्यांकी भार E की बात हो रही है। अभी तक अणुभार आप निकालते थे ना, m' लग जाता था आपका न्यूमेरिकल, लेकिन अब नॉर्मलता के फार्मूले में ये E आ गया। यहाँ m' नहीं है, यहाँ क्या है, E है। E क्या होता है, विलेय का तुल्यांकी भार होता है। तो जब तक आप विलेय का तुल्यांकी भार निकालना नहीं सीखोगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे, है ना। तो आइए विलेय का तुल्यांकी भार भी निकालना हम आपको सिखा देते हैं। ठीक है, विलेय का तुल्यांकी भार E क्या होता है। छोटा सा फार्मूला होता है, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार E बराबर विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे संयोजकता। तुल्यांकी भार आप कैसे निकालते हैं, विलेय का तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय का अणुभार बटे संयोजकता। ठीक, अगर संयोजकता दी है तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक, इसका एक तरीका और है, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार E बराबर विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे अम्लीयता, बटे अम्लीयता।
ठीक है। यह एक तरीका और होता है, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार E बराबर विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे क्षारीयता, बटे क्या हो गया, क्षारीयता। ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं क्षारीयता को, विलेय का अणुभार बटे विलेय की क्षारीयता, है ना, क्षारीयता। तो तुल्यांकी भार को आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके न्यूमेरिकल में दिया क्या है, अम्लीयता दी है कि क्षारीयता दिया है कि संयोजकता दिया है। तो विलेय का तुल्यांकी भार E बराबर होता है विलेय का अणुभार बटे संयोजकता। ठीक, अगर संयोजकता दिया है तो ये यूज करिएगा। ठीक, दूसरा क्या होता है, विलेय का तुल्यांकी भार बराबर विलेय का अणुभार बटे अम्लीयता। अगर अम्लीयता दिया होगा तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा। तीसरा तरीका क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार E बराबर विलेय का अणुभार बटे क्षारीयता। अगर क्षारीयता दिया होगा तो ये तरीका आप यूज करिएगा। बाकी अभी जब न्यूमेरिकल हम लगवाएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो संयोजकता दिया है तो ये फार्मूला यूज करिएगा तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए। अम्लीयता दिया है तो ये फार्मूला यूज कीजिएगा। क्षारीयता दिया है तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हम फार्मूला भी जान गए हैं। नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है एक बार फिर से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हैं तो ऊबिएगा नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं हम आपको, है ना। इतना डीप में इतना अच्छे से नॉर्मलता कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। चलिए, नॉर्मलता का 2 फार्मूला है हमारे पास में। पहला फार्मूला क्या है, N = स्मॉल w अपान E × V लीटर में, और दूसरा क्या होता है N = स्मॉल w अपान E × V मिलीलीटर में, और गुणे यहाँ पर क्या होता है 1000 से गुणा। तो यही 2 फार्मूला आपके पास है। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों को आप रट लीजिए, और इसी पर अभी हम जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो आपके सारे डाउट बिना पूछे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारी विशेषता है कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एक न्यूमेरिकल जहाँ लगा तहाँ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कह रहा है अच्छा देखिए, हाँ ठीक है, कह रहा है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है, तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे कि बार बार वही सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, है ना। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल ये है आपका, है ना, एक न्यूमेरिकल ये है आपका, एक न्यूमेरिकल ये है आपका, है ना, सब में अलग अलग यौगिक हैं। ठीक है, चलिए 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, सारी चीज़ें नोट कर लीजिए पहले। स्मॉल w कितना हो जाएगा बेटा, 4 ग्राम हो जाएगा। आयतन कितना दिया है बच्चों, 500 ml दिया हुआ है, 500 ml या मिलीलीटर दिया हुआ है। हमको क्या ज्ञात करना है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है, ये तो ज्ञात करनी है। और देखिए यहाँ आयतन किस में दिया है बच्चों, मिलीलीटर में दिया है, तो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, जाहिर सी बात है, अगर आयतन मिलीलीटर में है तो हम मिलीलीटर वाला फार्मूला यूज करेंगे, यही तो है। देखिएगा, लिखिए हम मिलीलीटर वाला फार्मूला है, N = स्मॉल w अपान E × V मिलीलीटर में, और गुणे 1000। ठीक, स्मॉल w है आपके पास में, V है आपके पास में, लेकिन E नहीं है। यही हम कह रहे थे कि यहाँ नॉर्मलता में अणुभार नहीं निकालना होता, नॉर्मलता में हमको तुल्यांकी भार निकालना होता है। अब तुल्यांकी भार निकालने का तरीका हमने बताया है आपको, 3 तरीके से आप तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, है ना। संयोजकता के आधार पर निकाल सकते हो, अम्लीयता के आधार पर निकाल सकते हो, और क्षारीयता के आधार पर निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ कौन सा यौगिक दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना होता है,
40 होता है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना होता है ये तो हमको बताने की ज़रूरत है नहीं, 40 होता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार तो 40 हो गया। लेकिन अब एक चीज़ ये देखिए कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कितने हाइड्रोजन आयन मुक्त कर सकता है या कितने हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त कर सकता है। तो जब NaOH को आप तोड़ते हैं तो ये किस में टूटता है? Na प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। मतलब एक हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है। ठीक है, NaOH क्या है? एक क्षार है। क्यों? क्योंकि ये OH माइनस आयन मुक्त करता है। तो इसकी क्षारीयता कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी क्षारीयता हो जाएगी 1, क्योंकि ये एक ही हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त कर सकता है। ठीक है, तो अब आपके पास अणुभार है और क्षारीयता है 1। क्यों? क्योंकि ये एक ही OH माइनस आयन मुक्त कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी यौगिक जितने हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा या जितने हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करेगा वही उसकी अम्लीयता या क्षारीयता कहलाएगी। ठीक है, अब इस सिस्टम से समझिए चीज़ों को। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार तो 40 होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप तोड़ लीजिए और ये देखने की कोशिश करिए कि ये कितने हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है या कितने हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त कर रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जाहिर सी बात है क्षार है, जब ये टूटेगा तो Na प्लस और एक OH माइनस आयन बनाएगा ना, एक हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करेगा। तो जितने हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करेगा वही उसकी क्षारीयता हो जाएगी। तो NaOH की क्षारीयता क्या हो जाएगी? 1। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं वो क्षारीयता के आधार पर निकाल सकते हैं। और क्षारीयता का फार्मूला आपके पास है ना, विलेय का अणुभार बटे क्षारीयता। इसके द्वारा हम लोग तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, तुल्यांकी भार E बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा, तुल्यांकी भार E बराबर विलेय का अणुभार बटे क्षारीयता। उम्मीद है आपके समझ में आने लगा होगा, है ना। नहीं आ रहा है तो अभी फिर 2-3 न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, बस क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, तुल्यांकी भार E बराबर विलेय का अणुभार बटे क्षारीयता। क्यों? क्योंकि ये क्षार है और एक हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त कर रहा है, तो हमको क्षारीयता आसानी से पता चल जा रही है। इसकी क्षारीयता 1 होगी तो हम लोग क्षारीयता वाला ही यूज कर लें फार्मूला। तुल्यांकी भार E बराबर क्या होगा? विलेय का अणुभार बटे क्षारीयता। तो विलेय का अणुभार कितना है बच्चों? 40 है और क्षारीयता कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। देखिए, बस आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करने में मेहनत करनी है, उसके बाद न्यूमेरिकल में कुछ दम नहीं होता, बहुत आसानी से सारे न्यूमेरिकल आपके लग जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो N = देखिएगा, स्मॉल w आपके पास कितना दिया है? 4 ग्राम दिया है। E आपके पास कितना है? तुल्यांकी भार 40 निकाले हो। आयतन कितना है बच्चों? 500 है और यहाँ पर 1000 से गुणा हो गया है। तो 500 दूनी 1000 हो गया, 2 से 20 बार में ये कट गया। N = ऊपर है 4 और नीचे है 20, तो 4 एकम 4 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया। अब 1 में आप 5 से भाग करिए, 1 में आप 5 से भाग करिए तो बताइए कितना आएगा, है ना। 1 में जब आप 5 से भाग करते हैं तो आता है 0.2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये हो गया आपका आंसर। अब हम इसको रिवाइज जरूर करवाएंगे क्योंकि कुछ चीज़ें आपको दिक्कत करेंगे। देखिए, कह रहा है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है, ठीक है, और विलयन बनाया गया है, तो इस विलयन की नार्मलता ज्ञात करनी। तो स्मॉल w 4 ग्राम है, आयतन है आपके पास 500 मिलीलीटर, हमको नार्मलता ज्ञात करनी है। चूंकि आयतन मिलीलीटर में है बच्चों तो मिलीलीटर वाला फार्मूला यूज होगा। N = स्मॉल w अपान E × V मिलीलीटर में गुणे 1000, यही तो होगा मिलीलीटर वाला फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए, स्मॉल w है आपके पास में, V है आपके पास में, लेकिन बच्चों E नहीं है। तुल्यांकी भार आपको निकालना पड़ेगा। और किसका तुल्यांकी भार निकाला जाता है? यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकाला जाएगा। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार तो आपको पता है ना कितना होता है? 40 होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब आपको ये देखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अम्ल है कि क्षार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों क्षार है,
है ना। क्यों? क्योंकि ये OH माइनस आयन मुक्त करता है। जब ये टूटेगा तो Na प्लस आयन बनाएगा और OH माइनस आयन बनाएगा। अब कितने OH माइनस आयन बनाएगा? एक ही तो बनाएगा, तो जितने OH माइनस आयन बनाएगा वही क्षारीयता हो जाएगी। तो NaOH की क्षारीयता कितनी हो गई बच्चों? 1 हो गई। अब तुल्यांकी भार E बराबर हम लोग विलेय का अणुभार बटे क्षारीयता वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर अम्लीयता दिया होता तो अम्लीयता वाला यूज करते, क्षारीयता दिया है तो क्षारीयता वाला यूज कर रहे हैं, संयोजकता पता होती तो संयोजकता वाला यूज कर लेते, है ना। तो यहाँ चूंकि क्षारीयता पता है तो हम लोग क्षारीयता वाला यूज कर रहे हैं। तो तुल्यांकी भार E बराबर क्या होगा? विलेय का अणुभार कितना है बच्चों? 40 है, और क्षारीयता कितनी लाए हो? 1 लाए हो, तो 40/1 करोगे तो तुल्यांकी भार निकल के आ गया 40। बस हो गया, सारा क्वेश्चन लग गया। N इक्वल टू स्मॉल w कितना है? 4 ग्राम है। E कितना लाए हो? 40 लाए हो, गुणे आयतन 500 मिलीलीटर है, गुणे 1000, 500 दूनी 1000, 2 से 20 बार में कटा 40, है ना। और 4/20, 4 × 4, 4 × 5 20, 1/5 का मतलब कितना हो गया? 0.2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक, अभी भी कोई दिक्कत है तो चलिए अगले न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं, उसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी इस क्वेश्चन में हमने क्षार लिया था, है ना, NaOH लिया था। इस बार हम अम्ल ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा अम्ल ले रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। आपके सोचने से पहले ही हम आपके सारे डाउट को क्लियर कर देते हैं। देखिए 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की नार्मलता क्या होगी? 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 250 ml जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की नार्मलता क्या होगी? तो चलिए सॉल्व करिए और देखते हैं कैसे ये लगेगा, ठीक है। देखिए स्मॉल w कितना हो जाएगा? 0.49 ग्राम, 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो आयतन कितना हो गया? 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो इस विलयन की नार्मलता क्या होगी? और आप जानते हैं आयतन मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर वाला फार्मूला यूज होगा, N इक्वल टू स्मॉल w अपान E इंटू V मिलीलीटर में और गुणे 1000, यही है आपका मिलीलीटर वाला फार्मूला। लेकिन बच्चों E आपको ज्ञात करना पड़ेगा, बिना तुल्यांकी भार निकाले आप नार्मलता के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो आइए यहाँ हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का ही तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग कैसे लिखते हैं? H2SO4 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग इसका अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। अणुभार अर्थात M', है ना, अणुभार निकाल लेते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भाई एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 हो गया, प्लस सल्फर का परमाणु भार कितना होता है बच्चों? 32। सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? 32, और यहाँ सल्फर कितना है? 1 है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? 32 प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है, और यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो 4, एक ऑक्सीजन का अगर 16 है परमाणु भार तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 चौका 64, यही तो हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो 64 प्लस 32 और प्लस 2, 64 प्लस 32 प्लस 2 कितना आया? अणुभार 98 निकल के आ गया। अणुभार कितना निकल के आ गया बच्चों? 98। क्लियर हो गया। अणुभार आप निकाल ले जाएंगे। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो यहाँ H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, तो इसका परमाणु भार 2 हो गया। सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो 4 ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा? 16 में 4 से गुणा कर दीजिए, 64 हो जाएगा। 64, 32 और 2 जोड़ेंगे तो अणुभार कितना होता है H2SO4 का? 98 अणुभार हो गया आपका। क्लियर। अब आइए हम लोग इसकी देख लेते हैं, ये अम्ल है कि क्षार है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, अम्ल है। इसको आप तोड़िए, इसको जब आप तोड़ते हैं तो क्या ये मुक्त करता है? 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है और सल्फेट आयन मुक्त करता है। 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है और सल्फेट आयन मुक्त करता है। तो देखिए 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है, अर्थात इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर है। अब आपके पास अणुभार भी है और अम्लीयता भी है, तो सारे चीज़ें आपको दी हुई हैं, लग जाएगा। कोई भी
अम्ल हो या कोई भी क्षार हो, ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी अम्ल हो या कोई भी क्षार हो, अम्ल जितना हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा वही उसकी अम्लीयता हो जाएगी। जैसे यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है तो यहाँ अम्लीयता कितनी हो गई, 2 हो गई। अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा वही उसकी अम्लीयता हो जाएगी। और क्षार, जैसे यहाँ क्षार है ना, NaOH, क्षार जितने हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करेगा वही उसकी क्षारीयता हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ये 1 OH माइनस आयन मुक्त कर रहा है तो क्षारीयता 1 हो गई। यहाँ ये 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है तो इसकी अम्लीयता 2 हो गई। अब कौन सा फार्मूला यूज करोगे तुल्यांकी भार निकालते समय? यहाँ देखिए अम्लीयता दिया हुआ है तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, विलेय का तुल्यांकी भार E बराबर विलेय का अणुभार बटे अम्लीयता। तो आइए निकालते हैं, है ना, तुल्यांकी भार याद करते हैं। तो देखिएगा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार E बराबर विलेय का अणुभार, 60 में लिख रहा हूँ, ठीक है, विलेय का अणुभार और बटे विलेय की अम्लीयता, बटे विलेय की अम्लीयता। तो E बराबर H2SO4 का अणुभार कितना है बच्चों, 98 है और अम्लीयता कितनी है, 2 है। काटेंगे तो E का मान कितना निकल के आ गया आपका, 49, है ना, 49 दूना 98, ठीक है। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, वैल्यू पुट करिए और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। N इक्वल टू स्मॉल w कितना है, 0.49, तुल्यांकी भार कितना है 49, E का मान ना, गुणे आयतन कितना है बच्चों 250 गुणे 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 25 चौका 100 हो गया, ठीक है। देखिएगा ऊपर क्या है 0.49 गुणे 4 और नीचे क्या है 49, दशमलव ऊपर 2 अंक पे दशमलव है, नीचे 2 0 बढ़ जाएगा और 49 से 100 बार में ये कट जाएगा, 4/100 काटिएगा, 4 एकम 4 और 4 25 संयम 100, एक में आप 25 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। एक में 25 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 0.04 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। उम्मीद है कि अब आप क्वेश्चन कुछ समझ गए होंगे ना, बहुत बेसिक से समझा रहे हैं और ये मानकर हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है बच्चों, हम ये मानकर आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता। तो क्लियर है, क्षारीयता दी है तो क्षारीयता के आधार पर तुल्यांकी भार निकाल दो, अम्लीयता दी है तो अम्ल के आधार पर, ठीक है। और अम्ल और क्षार आप पहचान लोगे क्योंकि यहाँ लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, बस आप क्या है, आपको तोड़ना आना चाहिए कि कितने हाइड्रोजन आयन मुक्त होंगे, कितने सल्फेट आयन मुक्त होंगे, है ना, कितने हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त होंगे, ये सब चीज़ अगर आपको आती है, आपका बेस अच्छा है तो आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। देखिएगा ये भी न्यूमेरिकल बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ फास्फोरिक अम्ल है, क्या है, फास्फोरिक अम्ल है, कह रहा है 9.8 ग्राम फास्फोरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है H3PO4, इसका रासायनिक सूत्र क्या है H3PO4। 9.8 ग्राम फास्फोरिक अम्ल को 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, तो विलयन की नार्मलता की गणना कीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, फास्फोरस का 31 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। हाइड्रोजन का 1 होता है, फास्फोरस का 31 है और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों 16 होता है, ठीक है। चलिए आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। स्मॉल w कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 9.8 ग्राम, ठीक है। आयतन कितना दिया है, आयतन दिया है 500 मिलीलीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, नार्मलता ज्ञात करनी है और आयतन चूंकि मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर वाला फार्मूला यूज कीजिए, N इक्वल टू स्मॉल w अपॉन E इंटू V मिलीलीटर में, और यहाँ पर क्या होगा 1000 से गुणा हो जाएगा।
लेकिन अब यहाँ पर आपको फास्फोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार ई ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार ई ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए फास्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H3PO4। ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लें, अणुभार ज्ञात कर लें M डैश। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, तो 3 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार अगर 1 है तो 3 हाइड्रोजन का परमाणु भार 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन है ना। अच्छा, फास्फोरस का परमाणु भार कितना है, 31, और यहाँ एक ही फास्फोरस है तो सीधा सीधा 31 लिख दीजिए। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है और यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का अगर 16 होता है तो बच्चों 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 चौका 64। इतना तो आप जान रहे हो ना, इनको जोड़िए, आपको परमाणु भार अणुभार मिल जाएगा, है ना। फास्फोरिक अम्ल का अणुभार कितना होगा, तो देखिए 64 है, 31 है और आपका 3 है ना। 64, 31, 3, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी परमाणु भार अणुभार कितना निकल के आएगा, 98। ठीक है, देखिए अलग अलग दिया होता है तो ये परमाणु भार कहलाता है, और जब सब आप जोड़ देते हैं तो ये आपका अणुभार कहलाता है। ठीक है, तो H3PO3 का अणुभार कितना होता है, 98। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन का परमाणु भार 3 हमने लिख दिया। यहाँ फास्फोरस अकेला है और फास्फोरस का परमाणु भार 31 होता है तो हमने 31 लिख दिया। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है तो 4 ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, और सबको जोड़ेंगे तो आपको फास्फोरिक अम्ल का अणुभार मिल गया 98, अणुभार निकल गया। अब आप ये फास्फोरिक अम्ल है, इसको आप तोड़िए, इसको आप तोड़ेंगे तो आप साफ साफ देखेंगे कि यहाँ 3 हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहे हैं, यहाँ 3 हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, बाकी बात छोड़ दीजिए, बस खाली आप ये देखिए कि कितने हाइड्रोजन आयन मुक्त होंगे या कितने हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त होंगे। यहाँ 3 हाइड्रोजन आयन मुक्त होंगे तो इसकी अम्लीयता कितनी हो गई, इसकी अम्लीयता हो गई 3। ठीक है, अब अम्लीयता आपके पास है, अणुभार आपके पास में है, तो आप तुल्यांकी भार निकाल लीजिए। 60 में हम लिख दे रहे हैं, तुल्यांकी भार E बराबर अणुभार बटे अम्लीयता। ठीक है, E बराबर अणुभार कितना लाए हो, 98 है बच्चों आपके पास में, और अम्लीयता कितनी है, 3 है। इसको काटिएगा जरा, देखते हैं, 98 भागे 3 है ना, करेंगे आएगा 32.6। कितना आएगा, 32.6। ठीक है, तुल्यांकी भार आएगा कितना, 98 में जब आप 3 से भाग करेंगे तो तुल्यांकी भार निकल के आएगा 32.6। अब ये मान हम यहाँ रख देते हैं, n इक्वल टू स्मॉल w कितना है, 9.8 है। तुल्यांकी भार कितना लाए हो, 32.6 लाए हो। आयतन कितना है बच्चों, 500 है, और यहाँ पर हमने 1000 से कर दिया गुणा, भाग करिए, 500 दूनी 1000 हो गया। n इक्वल टू कितना है, 9.8 गुणे 2 बट्टे 32.6। एक अंक पे दशमलव यहाँ है, एक अंक पे दशमलव यहाँ है, हट गया है ना। 98 में 2 से गुणा करिएगा, 98 में 2 से गुणा करने पर आएगा 196। कितना आएगा, 196, और नीचे कितना है, 326। अब 196 में अगर हम 326 से भाग करते हैं तो नॉर्मलता कितनी आएगी, 0.601 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में अब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि हम लोग नॉर्मलता को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, नॉर्मलता में तुल्यांकी भार निकालने में ही मेहनत करनी होती है। जब आप एक बार तुल्यांकी भार निकाल लेते हो तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल लगाना कठिन नहीं रह जाता। सारा खेल बच्चों तुल्यांकी भार निकालने का है। तुल्यांकी भार एक बार आप ज्ञात करना सीख गए अगर, तो नॉर्मलता कुछ नहीं रहेगी आपके लिए। ठीक है, बहुत आसानी से आप सारे न्यूमेरिकल लगा लोगे।
तो ये था नॉर्मलता का हमारा आज का टॉपिक और उसके न्यूमेरिकल। एक बार फिर से हम छोटा सा रिवीजन आपका करवा देते हैं, ठीक है, ताकि आप जो पढ़े हो वो चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाए। देखिए आज हम लोगों ने सबसे पहले मोललता के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, ठीक है, और भी न्यूमेरिकल हैं। जो बचे खुचे न्यूमेरिकल रहेंगे उनको चैप्टर कंप्लीट जब हो जाएगा तो एक साथ में लगा देंगे, है ना। जितने भी न्यूमेरिकल बचे रहेंगे वो सारे न्यूमेरिकल को एक पूरा लेक्चर हम न्यूमेरिकल का ही ले लेंगे, ठीक है। अभी जैसे हम मोलरता पढ़ाए तो न्यूमेरिकल लगवा दिए, मोललता पढ़ाए तो कुछ न्यूमेरिकल लगवा दिए, है ना। वैसे जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल हम लगवाते चल रहे हैं। लेकिन अगर आप और न्यूमेरिकल की डिमांड करेंगे तो एक लेक्चर हम 3-4 घंटे केवल न्यूमेरिकल का ही आपको दे देंगे, उसको आप देखिएगा खुद जम के, है ना। चलिए, तो नॉर्मलता के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है ना, इंपॉर्टेंट है। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है? तो नॉर्मलता n बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक। ये विस्तृत फार्मूला होता है। 60 में लिखने के लिए हम लोगों को ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार स्मॉल w बटे विलेय का तुल्यांकी भार e। अब यही w बाई ई को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मुख्य फार्मूले में रख देंगे। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया w बाई ई, ठीक है। अब बटे विलयन का आयतन किस में है, लीटर में है, तो हमने विलयन का आयतन किस में लिख दिया, लीटर में। ई किसके साथ में, वी के साथ में आ जाएगा। तो एन इक्वल टू स्मॉल w अपान ई इंटू वी किस में हो गया, लीटर में। लेकिन कभी कभी आयतन लीटर में नहीं होता है, मिलीलीटर में दिया होता है, तो मिलीलीटर वाला फार्मूला भी हमने आपको बता दिया है। तो कुल मिला के नॉर्मलता के 2 ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, है ना। 60 वाला याद रखिएगा, n इक्वल टू स्मॉल w अपान ई इंटू वी लीटर में, और n इक्वल टू स्मॉल w अपान ई इंटू वी मिलीलीटर में, ठीक है। यही 2 फार्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक और ज़रूरी चीज़ है, ई क्या है आपका, तुल्यांकी भार है, और तुल्यांकी भार हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं वो भी आपको जानना है, ठीक है। तो विलेय का जो तुल्यांकी भार होता है बच्चों, वो हम लोग 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का जो तुल्यांकी भार होता है उसको हम 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार ई बराबर विलेय का अणुभार बटे संयोजकता। अगर संयोजकता दी हुई है तो आप पहला फार्मूला आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार ई बराबर विलेय का अणुभार बटे अम्लीयता। अगर अम्लीयता दी है तो आप ये फार्मूला यूज करिएगा, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार ई बराबर विलेय का अणुभार बटे क्षारीयता। अगर क्षारीयता दी है तो आप ये फार्मूला यूज करिएगा। और अब आपके समझ में आ गया होगा कुछ हद तक। अभी हमने न्यूमेरिकल जो लगाए हैं उसमें एक न्यूमेरिकल में हमने क्षारीयता के आधार पर तुल्यांकी भार निकाला है, एक न्यूमेरिकल में हमने अम्लीयता के आधार पर तुल्यांकी भार निकाला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार हमने निकालना आपको सिखाया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो परमाणु भार था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार था वो कितना आया था बच्चों, 40 आया था। और चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और एक ही OH माइनस आयन मुक्त करता है तो इसकी क्षारीयता 1 हो गई, है ना। तो इसका तुल्यांकी भार कितना निकल के आया, 40, है ना। और जब आपने 40 रख करके सॉल्व किया तो 0.2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इसका आंसर आया है। अगला क्वेश्चन था सल्फ्यूरिक अम्ल था। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना होता है, 98 होता है बच्चों, है ना। और सल्फ्यूरिक अम्ल कितने हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, 2 हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, तो इसकी अम्लीयता 2 हो जाएगी। यहाँ हमने अम्लीयता के आधार पर तुल्यांकी भार ज्ञात किया है। विलेय का तुल्यांकी भार ई बराबर क्या हो गया, अणुभार बटे अम्लीयता। अणुभार होता है 98 और अम्लीयता आई है 2, 98 बटे 2 किए तो तुल्यांकी भार कितना निकल के आ गया, 49 रख करके जब हमने सॉल्व किया है तो कितना आया है, 0.04 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। और बच्चों फिर से एक बार हम कह दे रहे हैं, न्यूमेरिकल लगवाते समय कभी कभी क्या होता है कि कुछ मानवीय भूल हो जाती है, ह्यूमन एरर हो जाता है, और हो सकता है कहीं कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत हो तो उसके लिए पहले से ही क्षमा कर दीजिएगा, है ना। अपने हिसाब से आप करेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि उम्मीद है कि हम गलती बहुत कम करते हैं तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ज़्यादातर सही ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें फास्फोरिक अम्ल दिया था। फास्फोरिक अम्ल का अणुभार कितना है, 98 है। ये अम्ल है, 3 हाइड्रोजन आयन मुक्त किया था तो इसकी अम्लीयता 3 हो गई,
है ना, अम्लीयता वाला फार्मूला लगा करके हमने तुल्यांकीय भार निकाला है 98/3। कितना आया था? 32.6, है ना। 98/3 करेंगे तो 32.6 इसका तुल्यांकीय भार निकल करके आया था। और जब हमने इसको सॉल्व किया है तो 0.0601 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इसका आंसर आया। ठीक है, तो ये था नॉर्मलता का हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों के पास ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए, है ना। सपोर्ट बनाए रखिए, और किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत आपको लग रही है तो आप कमेंट जरूर कर दिया करिए। ठीक है, बाकी फ्री क्लासेज आपकी जारी रहेंगी, निःशुल्क हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पर हम कंप्लीट करके देंगे, धैर्य बना के रखिए। ठीक है, जैसे एक लेक्चर हमने लिया तो हो सकता है एक आध दिन का गैप हो जाए, क्योंकि कंटेंट रेडी करना होता है, तभी तो हम आपको पढ़ा पाते हैं आराम से। ठीक है, तो धैर्य बना के रखिएगा। बाकी सिलेबस आपको जो कहा गया है वो यूट्यूब पर ही कंप्लीट होगा इस साल। ठीक, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद बच्चों। ठीक है।